नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में हम कंपनियों के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का कारोबार क्या है और कंपनी की भविष्य में योजनाएं क्या हैं। हम कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी जानने की कोशिश करते हैं, और वह भी एकदम सरल और आसान भाषा में। तो आज की कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है HBL इंजीनियरिंग। इसकी फरमाइश हमसे हमारे एक दर्शक विनसम लूसम 9479 ने की थी। HBL इंजीनियरिंग का पुराना नाम HBL पावर सिस्टम्स था, और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी जिस व्यक्ति ने स्थापित की वो एक बिजनेसमैन नहीं था। 1977 में उसने इस कारोबार की शुरुआत की और 1983 में कंपनी की फॉर्म में ये आया। पहले हो सकता है वो कोई रिटेल के कारोबार में थे या घर से कारोबार चलाते, लेकिन कंपनी फॉर्म जो आया वो 1983 में आया। यानी ये कहें कि बिजनेस की शुरुआत 1977 में हुई, लेकिन कारोबार कंपनी के रूप में कारोबार की शुरुआत इसकी 1983 में हुई। इनका नाम था जगदीश प्रसाद अलुरु। ये जो सज्जन है ये इस कंपनी के फाउंडर हैं, और इतनी बड़ी पुरानी कंपनी है ये। अब इन साहब की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए। उस ज़माने में 1977 में जब उन्होंने कंपनी की स्थापना की, उससे पहले उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अमेरिका से डॉक्टरेट प्राप्त की, और उल्टा चलिए MIT से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और IIT खड़गपुर से उन्होंने B.Tech की डिग्री ली थी। कितना टेक्नोक्रेट आदमी है ये, जो एंटरप्रेन्योर के रूप में प्रस्तुत हुआ। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इस कंपनी के 6 फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से ये अपने ऑपरेशंस करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करती है। इस कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं इसकी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट भी आपको बताऊंगा। इन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बना रखी है कि हम एक्चुअली कौन से बिजनेस में जाएंगे और कौन से बिजनेस में नहीं जाएंगे। तो आप में से वो लोग जो या तो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, या जो कोई धंधा करना चाहते हैं, या कोई कारोबार में हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें बात आपको बड़ा लाभदायक होगी आगे आपके आने वाले भविष्य में, अगर आप इन चीज़ों को समझ लें कि इस आदमी ने उन बिजनेसेस को कैसे बढ़ाया, और आज भी कंपनी उन सभी चीज़ों को फॉलो कर रही है। तो पहला बात तो ये समझें कि कंपनी बिजनेस टू बिजनेस कारोबार में। बिजनेस टू बिजनेस क्या हुआ, यानी कि ये बिजनेस जो है ये केवल बिजनेस से ही डील करता है, रिटेलर से डील नहीं करता है। जैसे आप और जैसे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो माल का अल्टीमेट कंज्यूमर जो है ना, वो आप और हम हैं। साबुन, तेल, कंगा तो खैर नहीं है, बट जो भी क्रीम पाउडर जो भी है, मैगी सॉस, ये सब। मैगी तो खैर नेस्ले का है। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसमें कि ये B2B कारोबार में है। इसका मतलब कंपनी बिजनेस टू बिजनेस करती है, और 4 इनके मेन वर्टिकल है। एक तो इंडस्ट्रीज़, जनरल इंडस्ट्रीज़, एक डिफेंस इंडस्ट्रीज़, एक रेलवेज़, और एक अभी जो इन्होंने एक नया लॉन्च किया है उसने एक नया इन्होंने वर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का डाला है, वो वर्टिकल। तो इनके बारे में मैं बताऊं आपको, इससे पहले आप ये समझें कि ये जो स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई, ये क्या अपनाई। तो स्ट्रैटेजी शब्द आया है वो बेसिकली फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द से स्ट्रैटेजी शब्द बना है, और वहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है साइंस ऑफ वॉर। अब स्ट्रैटेजी क्या चीज़ होती है कि स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करूं। जो कॉम्पिटिटर चाहे खेल में हो, चाहे वॉर में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो मैं मेरे कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करता हूं, उसके लिए क्या तरीके अपनाता हूं, या मैं क्या एक्शन लेता हूं, उस सब चीज़ों को स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़की की शादी हुई, जब ससुराल पहुँची तो जैसा कि आप जानते हैं, सभी अपने भारतीय फैमिलीज़ में होता है कि ससुर साहब जो है ना, पति तो खैर साथ होता ही है लड़की के, लेकिन ससुर साहब जो होते हैं ना, वो उस अपनी नई नई बहू के बड़े फेवर में होते हैं। वैसे हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जनरली नई बहू के फेवर में ससुर साहब थे, वो सज्जन भी थे। तो सर्दी का मौसम आया तो ससुर साहब ने ये कहा कि वैसे उनकी श्रीमती जी बनाती थी, मतलब उस लड़की की सास सब कुछ जो मिठाई वगैरह बनाती थी। सर्दी का टाइम आया तो उन्होंने कहा बेटा
तुम्हारी मम्मी गोंद के लड्डू बनाती है, अब मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ से खाऊं। तो लड़की बड़ी खुश हुई, वो जाके अपनी मम्मी के पास गई, मतलब अपनी सास के पास गई। उसने ये कहा कि मम्मी जी, वो पापा जी कह रहे हैं कि वो मेरे हाथ से लड्डू खाएंगे, तो मैं लड्डू बताओ मेरे को कैसे बनते हैं। तो सासू जी के मन में तो बड़ी तड़प होने लगी, उनको आग लग गई अंदर से। तो अच्छा, ये नई नई आई है कल की लड़की, और ये जो है ये मुझे, मतलब मेरे बेटे को तो छीन ही लिया, अब मेरे पति के ऊपर भी ये जो इम्प्रेशन बजाने की कोशिश करे। तो उसने कहा नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, तेरे से नहीं बनेंगे, तेरे से नहीं बनेंगे, तू चिंता मत कर, तू तो ऐसे कर, मेरे को सामान ला दे। तो आटा लिया, घी लिया, गुड़ लिया और ड्राई फ्रूट्स लिया और ये सामान लिया और गोंद लिया। गोंद के लड्डू में गोंद डलती है। अब वो सासू जी ने एक दिन, जब वो इधर उधर गई कहीं, उन्होंने पीछे से सारे लड्डू बना के तैयार कर दिए। बेटा मैंने तेरे लिए लड्डू बना दिए। अब सास भी जानती है क्या हो रहा है और बहू भी जानती है क्या हो रहा है, लेकिन एक दूसरे से चुप हैं, क्या करें। अब ये बात बड़ी बुरी लगी बहू को कि लेकिन कहे क्या। तो उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया, सोचती रही, उसने कहा क्या किया जाए। तो उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई। अब वो स्ट्रैटेजी वाली बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है। तो उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसने ये कहा कि अब बात ये है कि गुड़ के लड्डू, तो ये जो गोंद के लड्डू हैं तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मैं इसी की तरीके की दूसरी चीज़ बनाती हूँ जो क्या है, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और कोई मेरे कोई विरोध में नहीं आएगा कि अच्छा इसने ये बना के दे दिया ससुर साहब को। तो उसने क्या किया कि गुड़ का हलवा बनाया। अब गुड़ के हलवे बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आटा घर में होता ही है, गुड़ होता ही है, घी होता ही है, गैस पे रख के उनको बना दिया और ससुर साहब ने बड़े मस्त होके खाया, तो उसका काम निकल गया। अब फिर उसने ये कहा कि अब जो सासू जी का जो डोमेन है, यानी सासू जी का जो एरिया है, वो तो गुड़ का, वो गोंद का लड्डू है, तो इसमें तो अपन जा नहीं सकते। और ये रोज़ रोज़ ये खिला के भी ससुर जी को है ना, अपन क्या बता रहे हैं, कोई इंप्रेशन तो कोई खास आता नहीं, रोज़ रोज़ आप इसको क्या खिलाओगे। तो उन्होंने कहा क्या करूँ। तो उन्होंने कहा पिज़्ज़ा खिलाया जाए, लेकिन पिज़्ज़ा तो उनको पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये तो मेरा एरिया ही नहीं है और उनको पसंद भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उसने कहा मालपुए बनाए जाए। तो उसने तई के मालपुए, एक फ्लैट जो कढ़ाई होती है उसको तई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तई जनरली हमारे यहाँ बोलते हैं। तो है क्या, उस तई में देसी घी डाला और बहुत बढ़िया उसने गुड़ घी और राबड़ी डाल के उसमें मालपुए बना दिए, ससुर साहब को खिला दिए। अब सासू जी देखती रह गई, करे तो क्या करे, कर तो कुछ सकती नहीं है, बस दांत पीस के रह गई। तो ये जो स्ट्रैटेजी बहू ने अपनाई, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार जो अलूरी साहब जो हैं, उन्होंने HBL जो पावर सिस्टम जिसका नाम अब HBL इंजीनियरिंग हो गया, ये आखिर इसमें क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई। तो उन्होंने ये कहा कि 1977 से जो उनके कंसेप्ट है ना, वही चला, अभी भी कंपनी में वही चला रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कंपनीज ज़्यादातर इंडियन कंपनीज जो है ना फॉरेन से कोलैबोरेशन करती हैं, और फॉरेन कोलैबोरेशन वाले आपको कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो करते नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब ये कि जैसे सासू जी ने उसको कुछ बताया तो है नहीं, उसने ये कहा मैं रेडी करके तेरे को लड्डू तो दे दूंगी, है ना, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कैसे बनाते हैं इसको, या इसमें कितना गुड़, कितना घी, कितना हीट और किस टेम्परेचर पे क्या बनाना, ये नहीं बताऊंगी। और बना के दे दिया उनको। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की है, क्योंकि वो सीख जाएगी तो फिर आपको कौन पूछेगा। अगर बहू सीख गई तो फिर आपको कौन पूछने वाला है। तो यही स्ट्रेटेजी, यही जो चीज़ है, ये उन्होंने ये कहा अलूरू साहब ने कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का गैप रह जाता है तो बात ये है कि हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते कि हम उनके आश्रय रहें, तो इसका तोड़ मुझे निकालना है। तो उन्होंने तोड़ क्या निकाला, उसने कहा मैं इंडिजेनसली टेक्नोलॉजी डेवलप करूँगा, मतलब मैं यहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज, लोकल कंडीशन में वो प्रोडक्ट तो नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि बिजनेस के लिए बात कर रहे थे ना कि मतलब बिजनेस, मैं किस चीज़ का बिजनेस करूँ। आप विदेशी वाले टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र कर नहीं रहे हैं, और मेरे को जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूँ जिसमें लोकल इंजीनियरिंग या लोकल टेक्नोलॉजी का काम लेके मैं कर सकता हूँ। तो ये जो है ना, ये प्रोडक्ट वो आइडेंटिफाई करे, जैसे उसने हलवा आइडेंटिफाई किया। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बीच में जो टेक्नोलॉजी गैप है उसको फिल करने का। दूसरा उसने ये कहा, दूसरा कि अगर हम ऐसे एरिया में जाएं कि
जिसमें बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, तो हमको टिकने नहीं देंगे। प्रोडक्ट भी ऐसा बनाएं कि बड़े बड़े प्लेयर होंगे, उनके सामने तो हम टिकेंगे नहीं। लेकिन और ऐसे भी नहीं हो कि छोटे प्लेयर घुस जाएं। भाई बड़े प्लेयर का एरिया नहीं हो, छोटे प्लेयर घुस नहीं सकें। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे हलवा है, घर में अगर छोटे बच्चे होंगे, मान लो उनकी कोई छोटी ननद होगी, जो वो जिन बहू की मैं बात करूँ, उनकी छोटी ननद होगी, बेचारी को रोटी बनाना नहीं आता होगा, हलवा तो कहाँ से बनाएगी, तो ना उसमें नहीं घुसेगी। और उनकी कोई चाची सास या मामी सास या खुद सास जी, वो ये कहेंगे अरे हलवे में क्या है, ये कौन बनाएगा, बनाने दे इसको, करने दे जो करता है। तो दोनों एरिया से फ्री हो गए ना वो। तो इस चीज़ को बोलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट मैं चुनूँ, ये अलूरू साहब का ये कंसेप्ट था कि ऐसा प्रोडक्ट चुनूँ जिसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े लोग भी नहीं आए, बड़ी कंपनीज भी नहीं आए, और कोई बहुत छोटी कंपनीज भी एंटर नहीं हो जाए। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा प्रोडक्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके पास कंपटीशन होगा ही नहीं, तो बड़े आएंगे ना छोटे आएंगे, क्योंकि छोटे आएंगे तो बहुत सारे आएंगे, बड़े आएंगे तो इतना पैसा लेके आएंगे, इतनी ताकत लेके आएंगे, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये बिजनेस आइडेंटिफाई किया। बोले अगर आपने इस दो चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप धीरे धीरे आप सफल हो ही जाओगे। और सफल हो जाओगे तो जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है ना, वो बहुत बड़ा आएगा। मैं लोकल टैलेंट लूँगा और इस तरह की टेक्निक से मैं अपने कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा और बिना कंपटीशन के माहौल में बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने क्या कहा, ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेंगे जो बिजनेस टू कंज्यूमर हो। यानी कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था ये जो कंपनी हम चलाएंगे ना, ये बिजनेस टू बिजनेस चलाएंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं करेंगे, अल्टीमेट कंज्यूमर तक हम नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक उनका कॉन्सेप्ट था। दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसमें लार्ज कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जिसमें लार्ज के मतलब जिसमें ज़्यादा पैसा लगता हो, ज़्यादा उस कंपनी को खड़ा करने में ज़्यादा पैसा लगता हो। उन्होंने कहा थोड़ा पैसा लगे और बाकी क्या है, रॉ मटेरियल में, प्रोडक्ट में लगे, तो उससे क्या है, आपका जो रिटर्न है ना, आपने माल बेचा और आपके पास पैसा आ गया, तो आपका जो लगा हुआ है पैसा, ओवरऑल पैसा लगा, मतलब बिल्डिंग वगैरह में या ताम झाम में, जो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें खड़े करने में, जो बहुत बड़ी मशीनें, बहुत लार्ज प्लांट लगा लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पैसा बहुत ज़्यादा लग गया। तो वो ये नहीं चाहते थे। तो एक कंसेप्ट उनका ये। दूसरा क्या है, बोले जब मैं एक्सपेंशन करूंगा इस प्रोडक्ट, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो है उससे तो आपका रिस्क है। एक प्रोडक्ट है, मान लो हलवा खाते खाते बोर हो गए, अब ससुर जी को भी बोलने लगे भी यार ये रोज़ रोज़ हलवा बना के पटक देती है, तो मज़ा नहीं आ रहा कुछ इसमें। वो कहेंगे बेटा कुछ और बना। और बेटा क्या बनाए, ससुर जी को पिज़्ज़ा तो पसंद नहीं है और हलवा के अलावा उसको कुछ आता नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जो एंटर करेंगे ना, हम कोई दूसरा जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम जो दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे वो रेलेवेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। रेलेवेंट प्रोडक्ट का मतलब ये कि हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो टेक्नोलॉजी में सिमिलर होगा, थोड़े का टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट होगा और सेम मार्केट में होगा। अब मालपुआ जो है ना, वो हलवे का भाई है, आप समझ लो, थोड़ा सा एक्सटेंशन है ना, लेकिन बढ़िया लगता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला है। तो ये उन्होंने ये सारी कॉन्शियस स्ट्रैटेजी करने के बाद उन्होंने ये HBL पावर सिस्टम में बैटरी बनाने का सोचा, तो वो बैटरी बनाते हैं। अब देखिए आप बैटरी कहाँ कहाँ बनाते हैं वो, तो बैटरी, पहली बैटरी बनाते हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सी बैटरी होती है, तो एक होती है निकल बैटरी। तो निकल बैटरीज जो होती है जनरली रिचार्जेबल जो बैटरीज होती है ना, वो तो बड़ी रिचार्जेबल बैटरीज जो इंडस्ट्री में लगती हैं वो इंडस्ट्री के लिए। ये इंडस्ट्री के लिए बात, देखिए मैं बता रहा हूँ, आप बिजनेस टू कंज्यूमर उनका कुछ नहीं है, वो कंज्यूमर को नहीं देते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस ही है। दूसरा, वो लेड एसिड बैटरीज बनाते हैं, दूसरी तरह की बैटरीज जो इंडस्ट्रीज़ के लिए होती है, लेड एसिड टाइप ऑफ बैटरी समझ लीजिए, दूसरी बैटरी आप समझ लीजिए। तीसरी जो बैटरी बनाते हैं वो अभी उन्होंने लिथियम आयन बैटरी जो अपने ईवीज़ के लिए बनती है ना, वो तो वो कई जगह में हाई पावर की जो बैटरी है ना, वो कई हाई पावर एप्लीकेशन जैसे कार्स वगैरह के लिए, बड़ी कार, लेकिन वो गाड़ी में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। जैसे आप एक्साइड की बैटरी जाके कहीं से ले आते हैं और अपनी गाड़ी में फिट, ऐसे नहीं, वो तो डायरेक्ट जो इंडस्ट्री है ना वहीं पे उन्हीं के लिए कर रहे हैं। एक और उनका जो उन्होंने सोच रखा है कि हम जिस मार्केट में भी एंटर करेंगे वो अगर छोटा रीजनेबल साइज़ का मार्केट होगा तो उसमें हम नंबर 1 होंगे। अब रीजनेबल साइज़ ऑफ मार्केट इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी ये एस्पिरेशन ये है कि जो एक रीजनेबल
साइज़ का मार्केट है उसमें हम नंबर 1 होंगे, और बहुत बड़ा मार्केट होगा तो हम उसमें नंबर 2 होंगे। और हम नंबर 1 किसी मार्केट में नंबर 1, 2 या 3 अगर नहीं हुए तो हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, मतलब उस एरिया में हम काम ही नहीं करेंगे। लीडरशिप की कि हम लीडरशिप रखेंगे हर मार्केट में, क्योंकि लीडरशिप जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपका धंधा नहीं चलेगा। तो अब आप ये देखिए कि ये इंडिया में बैटरी मार्केट, हर टाइप की बैटरी जिस जिस एरिया में ये ऑपरेट करते हैं उसमें हर मार्केट में नंबर 1 या नंबर 2, एक्सेप्ट जो मोबाइल टावर्स जो होते हैं उसमें जो बैटरी लगती है उस एरिया में ये नंबर 3 है। बाकी सारे एरियाज़ में ये या तो नंबर 1 है या नंबर 2 है। अब बात करते हैं कि इनके बिजनेस सेगमेंट की। जैसे मैंने इनको बताया कि इनके मेजरली 3 बिजनेस सेगमेंट हैं। एक है जो जिसमें ग्रोथ कम है ना, ग्रोथ कम है लेकिन मार्जिन ठीक ठाक है। दूसरा है जिसमें ग्रोथ भी ठीक है और मार्जिन भी ठीक है। और तीसरा है हाई ग्रोथ वाला है और हाई मार्जिन वाला है। तो जो पहला सेगमेंट इनका है जिसमें लो ग्रोथ है ना और ठीक ठाक सा मार्जिन, लो ग्रोथ और ठीक ठाक सा मार्जिन वाला जो बिजनेस है वो इंडस्ट्रियल बैटरीज का है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो सभी लोग निकल बैटरी बना रहे हैं, सभी लोग लेड की बैटरी बना रहे हैं, तो उसमें क्या है मार्जिन ठीक ठाक सा है बट ग्रोथ नहीं है। दूसरा जो इनका एरिया है वो इनका है डिफेंस का। तो जो डिफेंस का एरिया है इस वाले में उनके जो मार्जिन्स हैं वो ठीक हैं और ग्रोथ भी ठीक है, ठीक। तो उसमें क्या बनाते हैं, देखिए हवाई जहाज़ के लिए मतलब एयरक्राफ्ट्स के लिए बैटरी बनाते हैं डिफेंस सेक्टर में। उसके अलावा ये टॉर्पीडो, ठीक है, उसके लिए बैटरी बनाते हैं। उसके बाद मिसाइल्स के लिए बैटरी बनाते हैं। उसके बाद एक जो आइटम है बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस ऑफ हैंड ग्रेनेड्स, वो जिससे पिन निकाल के फेंकते हैं अपन। फिल्मों में देखा है, मैंने भी कभी हैंड ग्रेनेड देखा नहीं है मेरी। तो वो जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़, एक मैकेनिकल फ्यूज़ या दूसरी तरह का जो फ्यूज़ होता है उसमें क्या है कि उसकी सक्सेस रेट कम होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है वो गोला फटे या ना फटे, बट इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ में रीजनेबल चांसेस होते हैं कि वो उस जो पुरानी टेक्निक के कंपैरिजन में। तो अब बात ये हुई कि ये वाली चीज़, अब जो तीसरा इनका सेगमेंट है वो रैपिड ग्रोथ और अच्छे मार्जिन, वो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। तो उसमें क्या है कि ये रेलवे के लिए काम करते हैं। तो रेलवे के लिए जो काम करते हैं ये काम करते हैं सबसे बड़ा, तो जैसे आपने सुना होगा कवच, तो कवच सिस्टम बनाते हैं। कवच क्या है कि वो कोई एक्सीडेंट होने से पहले ब्रेक लग जाए, वो कवच सिस्टम। दूसरा इन्होंने क्या है कि ट्रेन कंट्रोल और मॉनिटरिंग, जो बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड जहाँ से ट्रेन्स का आपको लोकेशन पता रहती है, वहाँ एक सेंट्रल जैसे कमांड सेंटर होता है ना, वो फिल्मों में जो दिखाते हैं चारों तरफ बड़ी बड़ी एलसीडी स्क्रीन्स लगी हुई है, उसमें बहुत लोग देख के मॉनिटरिंग कर रहे हैं कौन सी ट्रेन कहाँ है, कब आ रही है, वो चीज़। तो वो वाली चीज़ जो है वो ये उसका वो डिस्प्लेज का और कंट्रोल सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। फिर रेलवे इंटरलॉकिंग, वो पटरी को जो इंटरलॉकिंग होती है जिससे ट्रेन इधर से उधर जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक उसका सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली वो करते हैं। और एक ये भी जो सारे हैं सारे रैपिड ग्रोथ और डिसेंट मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं। और फिर उसके बाद जो अगला जो इन्होंने नया कदम इन्होंने रखा है वो रखा है कि ये जो है ना ट्रक्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ट्रक्स की पूरी मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रक्स की ईवी की मोटर, बैटरी और मोटर और बैटरी को कनेक्ट करने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी ये बनाएंगे। ऐसे इनके भविष्य में योजनाएं हैं कि आगे आने वाली ये तो अभी तक जो इनका बिजनेस सेगमेंट है मैंने उसकी बात की। आगे वाले जो इनकी आने भविष्य में योजनाएं हैं तो वो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, मतलब जो जिसको अपन इन्वर्टर बोलते हैं ना घर में, तो वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, लेकिन वो B2B वाले सेगमेंट में काम करते हैं। बड़े लार्ज स्टोरेज सिस्टम, इंडस्ट्री के लिए लार्ज स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि
वो बड़ी बैटरी जिससे इंडस्ट्री में यूज़ होती है, आप ये समझ लीजिए। तो वो क्या होती है कि वो कब काम करती है, वो तब काम करती है जब पावर फेल हो जाती है, तो वो बैटरी चार्ज होने लग जाती है, और जब पावर जब शुरू हो जाती है तो बैटरी बंद हो जाती है, मतलब बैटरी से करंट बंद हो जाती है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो भी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैटरी तो ये बनाते ही हैं उसके लिए। तो ये हाई मार्जिन वाले बिजनेसेस हैं। और ऐसे ही लिथियम आयन में भी ये एडवांसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो इनके बिजनेस की बात हुई कि भाई ये क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा ये जो देखिए स्ट्रेटेजी इनकी बहुत अच्छी है। तो इन्होंने ये कहा कि हम जब एडवांसमेंट करेंगे, तो अभी तक तो हम क्या बैटरी बना रहे थे, खाली केवल बैटरी बनाने पर हमारा नाम रखा HBL पावर सिस्टम। तो अब लेकिन हम बैटरी से आगे बढ़ रहे हैं, हम अब इंजीनियरिंग में भी एंटर कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी में भी इंजीनियरिंग है। और बैटरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बैटरी से रिलेटेड मोटर है, मोटर से रिलेटेड आपका उसके उन दोनों के बीच की कपलिंग है, जो जो सर्किट है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो चलाता है। तो बोले अब हम इसमें भी उतर रहे हैं। तो अब हमारा जो नाम है ना, वो HBL पावर अच्छा नहीं लगता, मतलब ये हमारी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। तो हम क्या करें, अब हमने इसका नाम HBL इंजीनियरिंग कर दिया। तो इसलिए इन्होंने अपना नाम HBL इंजीनियरिंग कर दिया। तो ये अपनी ये भविष्य की आपको हिंट दे रहे हैं कि हम एक्चुअली लो मार्जिन बिजनेस से हम हाई मार्जिन बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी इस साल की, यानी कि जो अब मार्च में साल ख़त्म होगा, अप्रैल से मार्च में, उसमें हमारी सेल जो है फ्लैट रहेगी। उसका कारण भी है क्योंकि ये ज़्यादातर जो सप्लाई है वो डिफेंस को, रेलवेज़ को करते हैं, और फिर इंडस्ट्रीज़ का काम छोटा है इनका। तो उसके दोनों के कंपैरिजन में, मतलब डिफेंस और रेलवे कम, तो कवच जो टेंडर है, कवच जो सिस्टम है इंडियन रेलवेज़ के लिए, वो तो कोई और ले नहीं सकता, सिर्फ रेलवे के लिए बनता है। तो उसका अभी टेंडर अगस्त 2024 तक तो जारी नहीं हुए थे। इसलिए क्या है कि जो 25 में जो सेल है हमारी ना, वो 24 जैसी रहेगी। लेकिन जो अब अप्रैल से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है ना, वो करीब करीब 30% रहेगी। मतलब सेल की ग्रोथ रेट जो अभी मान लीजिए 100 है, तो वो अगले साल में बढ़कर 130 हो जाएगी। और उसके बाद ये जो ग्रोथ है वो हमारी हर साल 20% से बढ़ेगी। यानी कि अगले साल इनकी जो ग्रोथ है वो होगी 30% सेल्स में, और अगले उसके 2 साल बाद, उसके 2 साल तक हर साल 20% एक्स्ट्रा बढ़ेगी। तो अभी अगर 100 है तो अगले साल 130, फिर 130 पे 20% उसके अगले साल, और उसके बाद 130 पर 20% का पर फिर 20%। तो देखिए जैसे कि इनका जो मार्जिन है वो 20-21% के आसपास मार्जिन है, और इनकी जो सेल है वो करीब करीब 2200 करोड़ की सेल है। तो आप 2200 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके मार्जिन से, तो ये अबिट्टा आ गया। अब अबिट्टा में डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स और इंटरेस्ट, ये 4 चीज़ें माइनस करनी पड़ती हैं। अब आप ऐसा मान लीजिए कि पिछले 2 साल का जो डेप्रिसिएशन है ना, आप वो देख लीजिए, कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप उसको वो देख लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आपने, इन्होंने जो जो सेल बताई उसमें अगली साल का जो मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ उसमें मैं पहले 30% जोड़ दूँ, वो अगले साल का प्रोजेक्शन हो गया। और उसके अगले 2 सालों के लिए उन्होंने हर साल 20-20% की सेल ग्रोथ बताई है। मार्जिन उन्होंने करीब करीब फ्लैट बताया है। तो मैं ये 20-21% का मार्जिन है, तो 2200 में मैं पहले 30% जोड़ दूंगा, उसके बाद 20% जोड़ूंगा, उसके बाद फिर 20% जोड़ूंगा, तो मेरे पास 3 साल की इनकम आ गई। इनकम का मतलब सेल्स से इनकम। तो ये जो इसको है, इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 20 से 21% इनका अबिट्टा मार्जिन है। तो अबिट्टा मार्जिन, मेरे को अबिट्टा लेने के लिए मैं ये जो 3 नंबर जो फाइनल मेरे पास नंबर आए, ये 3 सालों के मेरे पास अबिट्टा के नंबर आ जाएंगे। इस अबिट्टा में से मैं मान लेता हूँ कि डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहना, मुझे कोई एग्जैक्ट तो कैलकुलेशन करनी नहीं, मैं तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो आपने पिछले साल का कोई जो पिछले 2 साल का जो एवरेज इनका डेप्रिसिएशन है वो इसमें से माइनस कर दीजिए, पिछले 2 साल का डेप्रिसिएशन ले लीजिए, उनको इसमें से माइनस कर दीजिए, अबिट्टा
में से इसको माइनस कर दीजिए। इस कंपनी के पास कर्जा है नहीं, तो उस कर्जे के लिए अपन क्या करेंगे कि उसको तो हटा देंगे, उसमें तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा इसमें आपके पास अब टैक्स ही देना है इनको। तो अब टैक्स में 30% टैक्स मान के 30 काट दीजिए। जब ये आपका इनका 3 सालों के लिए अगर अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे अगले 3 सालों के लिए, तो आपके पास इनका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दीजिए, वो भी सब जगह साइट्स पे अवेलेबल है, आपको ईपीएस आ जाएगी। जब मैं प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करूँगा तो मुझे पी/ई रेशो है, तो आज का जो पी/ई रेशो है वो करीब करीब 45 है। तो आपको उस टाइम का पी/ई रेशो पता लग जाएगा, ग्रोथ आपको पता ही है। तो ये सारे खेल करके आप भी ये जान सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आज का ही पी रहे और इसके प्रॉफिट में वृद्धि हो जाए तो इसका भाव क्या होना चाहिए। मतलब 45 का पी आप 3 सालों के लिए मान लीजिए, और आप जो ईपीएस आपकी आई उसको अगले 3 सालों की, उनको ईयर बाय ईयर जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उन 3 सालों का अप्रॉक्सीमेट प्रोजेक्शन, प्राइस का प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ये बैक ऑफ द एनवेलप, यानी कि बहुत रफ कैलकुलेशन है, मोटा मोटा अंदाज़ा आपको लग जाएगा। इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि ये इसकी सेल्स ग्रोथ तो फ्लैट है, और उसने पहले बता दिया था। बड़ी अजीब बात है कि DII के पास मार्च 2022 में 9.33% था और दिसंबर 22 में वो होल्डिंग ज़ीरो हो गई। मतलब आज भी DII के पास दिसंबर 2024 में 0.39% है। सब कुछ अच्छा है, ROE 27.7 है, डेट फ्री है, प्रमोटर होल्डिंग 59 है, मार्केट कैप 14,700 करोड़ का है, सब कुछ सही है। मुझे ये इस प्रश्न का आंसर मुझे नहीं मिला कि आखिर सब कुछ अगर सही है तो रिटेलर के पास 35% है, बट मार्च 22 से दिसंबर 22 में 9% से घट के DII की होल्डिंग ज़ीरो रह गई, और उसके बाद दिसंबर 24 में सिर्फ 0.39 यानी आधा % से कम होल्डिंग है। और ये एरिया क्या है आप देखिए, डिफेंस रेलवे, ये एरिया में इस कंपनी को ऐसा क्यों हो रहा है कि DII के पास कुछ नहीं, जबकि बाजार में तो आग लगी हुई है। ये मैंने जानने की कोशिश की, मैंने कई सोर्सेज से पूछा भी, मेरे कुछ मित्र भी हैं जो ब्रोकरेज हाउसेज में हैं, कुछ आंसर मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये थी आज की HBL इंजीनियरिंग की बिजनेस मॉडल की प्रस्तुति। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी कंपनी के बारे में जानना हो या इस कंपनी के बारे में कोई और पूछना हो, या कोई हमारे वीडियो में कुछ त्रुटि आपको महसूस होती हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।